हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम मराठी लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे, जिसमें बहुत सी क्लासेस हमारी हो चुकी है और आज का जो हमारा है टॉपिक है वो 5वीं यूनिट से है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर। ये आज का हमारा टॉपिक है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो अपन सबसे पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। सबसे पहले देखते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश पढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज इज़ ए मेन एसेंशियल पॉइंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। भाषा जो है मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण आवश्यक जो वस्तु है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके काम की आवश्यक वस्तु है। इन प्रेजेंट डेज इंग्लिश इज टॉट एज सेकेंड लैंग्वेज एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज। नाउ वी कैन से दैट इट्स नॉट ओनली कम्युनिकेशन लैंग्वेज बट ए लाइफ चेंजिंग लैंग्वेज इन प्रेजेंट डेज। भाषा जो अंग्रेजी भाषा जो है भारत में द्वितीय भाषा या फिर फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। और आज के समय में हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है वो एक सिर्फ बातचीत या फिर विचारों के आदान प्रदान की भाषा नहीं है मात्र, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग लैंग्वेज है। आज के समय में अंग्रेजी जो है जीवन परिवर्तित कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया कैन नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड। फॉर दिस द रीजन्स आर फॉलो। अब भारत में जो अंग्रेजी पढ़ाने का जो इम्पोर्टेंट महत्व है उसको हम अंडरएस्टिमेटेड नहीं कर सकते। क्यों? इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर दे रखे हैं। पहला, इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली यूज़ की जाती है और हमारे कंट्री में भी ऑल ओवर यूज़ की जाती है। पूरे भारत में भी इसका यूज़ होता है। तो ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरा, बीइंग ए लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ये एक कोर्ट की भाषा है। अंग्रेजी जो है कोर्ट की भाषा है, भारत में भी और इंटरनेशनली भी कोर्ट की भाषा है। फिर बीइंग ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये जो है अंग्रेजी जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इंडस्ट्री की भाषा है। फिर इंग्लिश इज सोशल लाइफ। इंग्लिश इन सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में भी अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति समाज में अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए अंग्रेजी भाषा का यूज करता है, भले सामने वाले को आती हो या नहीं आती हो, वो ज़रूर यूज़ करेगा। फिर बीइंग ए लिंक लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है आपको दूसरों से जोड़े रखेगी इंटरनेशनली, या फिर अदर स्टेट में भी देख सकते हो आप। जिस स्टेट में आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं होता है, वहाँ भी आप जुड़े रह सकते हो। किसके द्वारा? अंग्रेजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेस ऑफ इंग्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले अंग्रेजी का क्या स्थान था भारत में? देखेंगे अपन। इट वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक भाषा कह सकते हैं अपन इसको। अपन कब की बात कर रहे हैं? अंग्रेज़ों के भारत में आने से लगाकर अंग्रेज़ों के भारत में से जाने तक, यानी कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस समय की बात अपन कर रहे हैं, ना कि उससे पहले की और उसके बाद की। अपन इस दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। तब क्या है? अंग्रेज़ों का राज था, तो सारे प्रशासनिक अधिकारी भी अंग्रेज ही हुआ करते थे। तो भाषा भी ऑफकोर्स इंग्लिश ही रखेंगे, वो कोर्ट की भाषा भी इंग्लिश ही रखेंगे, क्योंकि कोर्ट भी उनके ही हुआ करते थे, जज भी उनके ही हुआ करते थे। इट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कॉलेज। कॉलेजों में भी ये इंस्ट्रक्शन का मीडियम था। क्यों? क्योंकि कॉलेजों में भी उनके ही टीचर्स हुआ करते थे अक्सर, और कॉलेजों से पढ़ाने का उद्देश्य भी यही था कि वो ऐसे लोगों को
ला पाए, जो उनकी सेवा कर पाए, उनकी अपनी भाषा का प्रयोग कर पाए ऐसे। फिर इट वाज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का भी यही मीडियम था इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशंस होते थे, कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी हुआ करते थे कभी, तो उसका उद्देश्य यही था कि वो ऐसे लोगों का सिलेक्शन कर पाए जो अंग्रेज़ों की मदद कर पाए, अंग्रेज़ों की सेवा कर पाए। और सेवा कब कर पाएंगे? जब उनकी वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेंगे, समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। फिर इट वाज कंपलसरी सब्जेक्ट, ये जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था तो इंग्लिश तो सबको आनी ही चाहिए, उनका ऐसा मानना था, ताकि क्या है उनको भी किसी से बातचीत में आसानी रहे, तो उन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट कर रखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद जो अंग्रेजी का स्थान था भारत में वो किस प्रकार था। फर्स्ट, इंग्लिश डिड नॉट रिमेन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अंग्रेजी जो अब है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं रहा, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो अब उसका मीडियम इंग्लिश नहीं रहा। दूसरा, रीजनल लैंग्वेज बिकम द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो एग्जामिनेशन का मीडियम बन गई। अब द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट यूजिंग रीजनल लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करने लग गए एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जो उनकी राज्य भाषा है उसका प्रयोग करने लग गए। फिर है द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डेज, आज के समय में अंग्रेजी की क्या स्थिति है। नो मोर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन, देयर आर सम पब्लिक स्कूल्स वेयर द मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन इज स्टिल इंग्लिश। अब जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन जो है इंग्लिश नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम, वहाँ पर अभी भी चल रहा है। इन लोअर प्राइमरी स्टेज इट इज़ नॉट बीइंग टॉट, और जो लोअर प्राइमरी स्टेजेस है वहाँ पर इंग्लिश को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कुछ जगह पढ़ाया जाता है। इट इज़ नॉट ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एट ए ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर अब ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ जगह है। चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। It helps men to live in the society because it is communicative language. Second, it is an index of personality. देखिए, यह मनुष्य को समाज में रहने में मदद करती है क्योंकि एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, बातचीत का जरिया है ये भाषा। फिर इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी जज की जा सकती है उसकी लैंग्वेज स्किल से। फिर इट इज़ अ मीडियम ऑफ लिटरेचर, ये जो है भाषा वो मीडियम ऑफ लिटरेचर है, लिटरेचर का जो मीडियम है। इट रिस्टोर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट और मनुष्य के बीच में रिलेशंस कायम करता है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। अब अपना मेन टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। भारत में जो है इंग्लिश पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं हैं वो देखनी है हमें। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश इन इंडिया एज, बहुत सी समस्याएं हैं, क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट, नेग्लेक्टेड द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि भाषा को पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं और ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, जब कोई उद्देश्य ही नहीं है तो कुछ काम करने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि अपन कोई उद्देश्य लेकर चल ही नहीं रहा है तो उसकी प्राप्ति होगी ही नहीं हमें। नेक्स्ट, लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स, जो किताबों हैं उनका स्तर काफ़ी लो होना, जो कि भाषा पढ़ाने में समस्याएं पैदा करता है। फिर नेक्स्ट, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम, स्कूल की जो पाठ्यचर्या है उसमें इंग्लिश का जो है एक स्थान, परफेक्ट जो स्थान होना चाहिए वो नहीं होने के कारण इंग्लिश पढ़ाने में समस्याएं होती है। फिर ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी कि भीड़ भाड़, भारत में जो है जनसंख्या बहुत अधिक है, संसाधन कम है, इस वजह से
जो क्लासेस होती है वो और ओवर क्राउडेड हो जाती है, यानी उसमें बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, उससे भी क्या है इंग्लिश पढ़ाने में समस्या है। फिर लेस यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का जो यूज़ है वो बहुत कम होता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं संसाधनों की कमी है, तो उस वजह से भी इंग्लिश पढ़ाने में समस्याएं हैं। फिर लैक ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर्स, जो टीचर्स है वेल ट्रेंड इफ़ेक्टिव टीचर्स है, उनकी कमी के कारण भी इंग्लिश पढ़ाने में समस्या है। लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन, जो टीचर्स की एजुकेशन होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती है इंग्लिश पढ़ाने के परिदृश्य से देखा जाए, तो उससे भी इंग्लिश पढ़ाने में एक समस्या है। फिर ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने के पुराने मेथड यूज़ करते हैं अपन, कोई नई टेक्निक्स मेथड्स का यूज़ नहीं करते हैं, वो भी इंग्लिश पढ़ाने में हमारे लिए क्या है, एक समस्या है। फिर द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश वर्सेस हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज, कहीं तो क्या है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ी जाती है, और कहीं कहीं इंग्लिश हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज भी पढ़ी जाती है इंडिया में। साउथ में इंडिया में जाएंगे तो हिंदी जो है, इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ी जाएगी, एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, सॉरी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं वो, और कहीं कहीं इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ी जाती है। ज़्यादातर सेकेंड लैंग्वेज ही पढ़ी जाती है, लेकिन कहीं फर्स्ट लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। लेकिन कहीं क्या होता है, इंग्लिश को एज ए थर्ड लैंग्वेज भेज दिया जाता है, और सेकंड पे हिंदी को ले आते हैं, और फर्स्ट पे उनकी रीजनल लैंग्वेज ले आते हैं। तो इंग्लिश का कोई एक निश्चित स्थान नहीं रखा है इन्होंने, तो कभी कहीं टकराव हो जाता है एज ए हिंदी सेकेंड लैंग्वेज एज ए वर्सेज इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज का। फिर लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, भारत में लैंग्वेज लेबोरेटरी की कमी के कारण भी अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। फिर टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, भारत में क्या है बैकवर्ड एरियाज बहुत है, तो वहाँ पर टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन पढ़ाना पड़ता है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा के पढ़ाना पड़ता है, तो वो भी एक समस्या है इंग्लिश पढ़ाने में। फिर स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल का जो वातावरण होता है वो भी डिपेंड करता है, तो स्कूल का इन्वायरमेंट भी एक वैसा नहीं इन्वायरमेंट है जैसे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए होना चाहिए। फिर लर्नर्स एबिलिटी, लर्नर्स की एबिलिटी भी नहीं है इतनी कि वो इंग्लिश पढ़ पाए इंडिया में। और फिर इंग्लिश को अपन एज ए एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, यानी कि परीक्षा के परिदृश्य से पढ़ाते हैं, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएगा और पास हो जाएगा, बस उसका और कोई उद्देश्य अपन ने नहीं रखा है। इस वजह से क्या है, अब है अपना एरर एंड डिसऑर्डर। क्या है एरर एंड डिसऑर्डर? तो एरर का मतलब होता है त्रुटि, और डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। एरर, incorrect form used by second language learner in their attempt to express themselves in that language are usually called error. Error क्या है? Incorrect form used by second language learner in their attempt to express themselves in that language are usually called error. किसी भी भाषा में, सेकंड भाषा में, यानी कि अंग्रेजी की बात कर रहे हैं अपन, अंग्रेजी एज ए सेकंड भाषा, तो अंग्रेजी में जो अंग्रेजी का पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा जो किया जाता है क्या, गलती, ठीक है, या फिर गलत प्रयोग किया जाता है, वही एरर है। एरर और मिस्टेक दो अलग चीज़ है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बात एरर की हो रही है, तो एरर जो है इनकरेक्ट फॉर्म यूज़ करना, किसी का भी कोई भी स्पेलिंग है, कोई भी मीनिंग है, उसको इनकरेक्ट बोलना, वही क्या है, एरर है। तो वी कैन क्लासीफाई एरर सिंपली एज प्रोडक्टिव स्पोकन और रिटन और रिसेप्टिव फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग। तो एरर को अपन दो तरह से देख सकते हैं। स्पोकन और रिटन जो एरर होती है वो होती है प्रोडक्टिव, और समझने में जो एरर होती है वो होती है रिसेप्टिव, ठीक है। एरर क्या, कितने प्रकार, कौन कौन सी हो सकती है? बोलने में, लिखने में और समझने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ए लेक्सिकल एरर। क्या है ए लेक्सिकल एरर? क्या है ये? वोकेबलरी। लेक्सिकल एरर जो है वोकेबलरी से रिलेटेड है। फोनोलॉजिकल एरर प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने से, स्पीकिंग से रिलेटेड है। सिंटैक्टिक एरर जो है वो ग्रामर से रिलेटेड है। फिर इंटरप्रेटिव एरर है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीकर्स इंटेंशन और मीनिंग,
समझने में गलती, मीनिंग को समझने में गलती, वो है इंटरप्रेटिव एरर। फिर है प्रैग्मेटिक एरर, ये है फेलियर टू अप्लाई द रूल्स ऑफ कन्वर्जेशन, बातचीत के नियम को अप्लाई करने में फेल हो जाना, सही तरीके से नहीं कर पाना। एरर कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन लर्निंग, एरर जो होती है वो पढ़ाई में पिछड़ेपन के कारण होती है। अब क्या क्या कारण हो सकते, लैक ऑफ इंसेंटिव, कॉन्फिडेंस ऑन एडजस्टमेंट, यानी कि इंसेंटिव, कॉन्फिडेंस और एडजस्टमेंट की कमी के कारण एरर हो सकती है। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कारण भी, एक्सरसाइज के कमी के कारण भी एरर हो सकती है। फिर यूजलेस करिकुलम एंड सिलेबस, जो करिकुलम और सिलेबस है वो कोई काम का नहीं हो, यूजलेस हो, तब भी एरर होती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रुचि की कमी के कारण, इंटरेस्ट की कमी के कारण भी एरर होती है। लैक ऑफ गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण भी एरर्स होती है। किसी चीज़ को कैसे बोलना है वो अपन बच्चे को नहीं बताएंगे तो वो अपनी इच्छा के अनुसार बोलेगा और वो एरर कहलाएगी। फिर तो करेक्टिंग एरर इन योर ESL क्लास, एज अ टीचर यू विल हैव टू करेक्ट योर स्टूडेंट व्हेन दे मेक एरर एंड मिस्टेक, करेक्शन रियली इम्पोर्टेंस एंड कांट बी इग्नोर्ड। तो करेक्शन जो है वो ज़रूरी है। कोई भी बच्चा कुछ भी गलती करता है तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन या समझने में, लिखने में कैसी भी प्रकार की गलती है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। उसी से क्या है, उसका सुधार होगा। अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए वो वैसे ही करेगा। उसको एक बार करेक्ट करेंगे, 2 बार करेंगे, तब वो सही सही उसको बोलने समझने लग जाएगा। तो करेक्शन जो है ज़रूरी है। अब अपन देखेंगे डिसऑर्डर्स। क्या देखेंगे? डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर इज एन इम्पोर्टेंट impairment that make it hard for someone to find the right words and form clear sentence when speaking. A child may have difficulty in understanding what others say and so on. There are 3 kind of language disorder. अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं। रिसेप्टिव, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर सेइंग। रिसेप्टिव डिसऑर्डर होगा, उसमें जो वह चीज़ें आएंगी जो कोई दूसरा बोल रहा है और अपन को समझने में, अपन क्या समझ रहे हैं उसको समझने में अपन को दिक्कत आ रही है वो। दूसरा है एक्सप्रेसिव, यानी कि डिफिकल्टी टू एक्सप्रेस थॉट एंड आइडियाज। अपन जो बोल रहे हैं, अपने विचारों का शेयर कर रहे हैं, उसमें जो दिक्कत आ रही है वो हो रही है एक्सप्रेसिव। और तीसरा है मिक्स्ड, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज। समझने में भी और बोलने में भी दिक्कत हो रही है, उसको कहेंगे मिक्स्ड। ठीक है, 3 प्रकार का होगा। सम स्टूडेंट्स हैव यूनिक चैलेंजेस दैट मेक्स लर्निंग इन ए क्लासरूम डिफिकल्ट। दोज लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, फर्स्ट है, देखिए अब कुछ डिसेबिलिटीज़ है स्पेशली, इनको आप ध्यान रखिएगा। डिसलेक्सिया, फर्स्ट क्या है? डिसलेक्सिया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। Difficulty in learning to read or interpret word, letter and other symbols, but that do not affect general intelligence. It is not a problem of laziness. Dyslexia का मतलब है कि बच्चा जो लिखा हुआ है उसको गलत तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अपन ने बी लिखा है और वो उसको डी पढ़ रहा है, अक्सर होता है ऐसा। तो ये क्या है? एक समस्या है, वो उसको अपन क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। जैसे कि बच्चा जो है, अपन ने लिखा है सो और उसको वो पढ़ रहा है WAS, उल्टा पढ़ रहा है, तो ये क्या है? डिसलेक्सिया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि पढ़ने में समस्या। फिर डिस्ग्राफिया। Dysgraphia can appear as difficulties with spelling, poor handwriting और trouble putting thoughts on paper. अब डिस्ग्राफिया है जो है वो लिखने से संबंधित है। स्पेलिंग गलत है, राइटिंग गलत है, ए ऐसे, फिर यहाँ बी
ऐसे 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 कुछ भी गलत गलत ऐसा लिखते हैं वो क्या है, डिस्ग्राफिया, यानी कि लिखने की विकार। फिर डिसकैलकुलिया, क्या है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन में मिस्टेक, जोड़ बाकी गुणा भाग में गलतियाँ, ये है डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर है। फिर है एशेशिया और डायस्फेसिया, एन इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज स्किल सच एज फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस थिंग्स। ये जो है वो बोलने की जो स्पीड है, यानी कि फ्लुएंसी जो है उससे रिलेटेड, वर्बल लैंग्वेज जो स्किल्स है उससे रिलेटेड, और मीनिंग ऑफ वर्ड, किसी भी शब्द का जो अर्थ है उससे रिलेटेड, और पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बोल रहे हैं उससे रिलेटेड मिस्टेक्स है ये, यानी कि अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाना, ये उससे रिलेटेड है। फिर है डिस्प्रैक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल, आई इफेक्ट एवरी फिजिकल टास्क, एग्जाम्पल ग्रिपिंग पेंसिल, स्पीकिंग क्लियरली, etc। यानी कि ये जो है मोटर स्किल, डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल है, यानी कि रोज़ाना का जो फिजिकल टास्क होता है, अपने रोज़ाना के डेली रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाना डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाना, अपन बार बार पकड़ाते हैं फिर भी वो गलत तरीके से पकड़ता है, ऐसे ऐसे जो होता है वो होता है डिस्प्रैक्सिया, यानी कि फिजिकल से रिलेटेड है ये। और भी कुछ होते हैं, देर आर सम अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, unable to find out the difference in sound or hearing sound as at wrong speed। ये जो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये जो होता है वो किसी भी ध्वनि को अपन सुनते हैं तो उनमें डिफरेंसेस नहीं कर पाना, या फिर उसको अलग स्पीड से सुनना, ये सुनने से रिलेटेड अपना डिसऑर्डर है। फिर विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये क्या है, प्रॉब्लम इन विजुअल परसेप्शन, मिसिंग माइनर डिफरेंसेस इन शेप्स, रिवर्सिंग लेटर, स्किपिंग वर्ड्स, लाइंस एंड डिफिकल्टी इन आइज हैंड्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो चित्र वगैरह बने हुए होते हैं उनको अच्छे से नहीं देख पाना, उनमें डिफरेंस नहीं कर पाना, वर्ड पढ़ते हुए शब्दों को छोड़ देना बीच बीच में, और एक लाइन से सीधा तीसरी लाइन पे चले जाना पढ़ते पढ़ते, उल्टे अक्षर पढ़ना, ऐसे ऐसे जो होते हैं वो क्या होता है, जो है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहला, आँखों से रिलेटेड समस्या है ये। फिर तीसरा है ADHD, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इट डिस्टर्ब्स द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ सिटिंग, फोकसेस एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। ये जो समस्या है वो जो है किससे रिलेटेड है, ये समस्या एक तो सीटिंग से, कंटिन्यू बैठने से रिलेटेड है, और किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाना, और कोई भी जो नियम है, इंस्ट्रक्शंस है, उनको फॉलो नहीं कर पाना, ये जो है वो उससे रिलेटेड समस्या है। तो साथियों, हमारी इस क्लास जो है आज की यहीं समाप्त होती है। इसमें हमने सारी डिफ़िकल्टीज़, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं। इसी के साथ हमारी जो 5वीं यूनिट है रीड लैंग्वेज सेकेंड की, वो समाप्त हो जाती है। तो हमारे पूरे कोर्स की जो 6 यूनिट्स है उसमें से 3 हो चुकी है, 3 बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो साथियों, अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।